दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपको पढ़नी है वो है ओरिएंटलिज्म। इसको लिखा था एडवर्ड सईद ने। पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का मेन आइडिया और हिस्ट्री बताऊंगा कि क्यों ये बुक लिखी गई होगी, और आप कनेक्ट कर पाओगे दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद में इस पूरे आइडिया को। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो आप पढ़ोगे वो है ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सईद ने इस वर्क को लिखा था। आपको एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि इस किताब को उन्होंने मिडल ईस्ट के देशों को ध्यान में रखकर लिखा था, जैसे इजिप्ट, ईरान, टर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल और फिलिस्तीन। भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी है। आप ध्यान रखो कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज जिनमें टेंशन्स थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी सारी कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़ी हुई है। आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक यूरोप में दो बड़े गुंडे थे, दो भाई थे, ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों ने अपने हिसाब से पूरी दुनिया में ज़्यादातर नक्शे बनाए। दोस्तों, अगर कोई भी जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा तो उसे पता होगा कि इन्होंने किस तरह से अननेचुरल बॉर्डर्स और बाउंड्रीज का निर्माण किया था। आप देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर की बाउंड्रीज को देखो, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वही ऑटोमन एम्पायर है क्या जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होने से पहले था। क्या होता है कि जब हम किसी देश के लोगों को अननेचुरल बॉर्डर्स बनाकर बांटते हैं ना, तो कल्चर पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कैसे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, बॉर्डर्स बनने के बावजूद भी कनेक्टेड फील करते हैं। और देखो, जब बाउंड्रीज बन गई ना, जब दो अलग अलग देश बन गए, बॉर्डर्स खिंच गए बीच में, तो इसके बाद में किसी भी हाल में वो एक नहीं हो सकते। पॉलिटिशियंस उन दोनों देशों को एक नहीं होने देंगे, चाहे उनके कल्चर कितने भी मैच करते हों। लेकिन नेशनलिज्म नाम की जो चीज़ थी ना उस टाइम पर, ऊपर से नेशनलिज्म नाम की जो चीज़ थी, उस वजह से आपस में इनमें टेंशन्स क्रिएट होती गई। कुछ रिलीजियस टेंशन्स भी थी, नेशनलिज्म की टेंशन्स थी, और आपस में कल्चर जो मैच करते थे उस वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते थे। देखो, एक एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, चुपचाप में, गुप्त में, किसी को पता नहीं चला। साइक्स-पिकट एग्रीमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1916 में, ताकि ये दोनों भाई जो हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तय कर सकें कि अरब का जो एरिया है ना उसको कैसे बांटा जाए। और मैंने आपको बताया कि इस एरिया में कौन कौन से देश आते थे, अरब के देश, जिनको ध्यान में रखकर एडवर्ड सईद ने इस किताब को लिखा। खासतौर पर सीरिया, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल। अब मुझे बताओ कि इन्होंने बांट तो दिया, लेकिन आप मुझे बताओ, क्या नेशनलिज्म इन देशों के बीच में पनपेगा नहीं? आज फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बारे में आप सुनते हो, आपको पता है इसके बीज कब बोए गए थे? इनमें तो बड़ा कट्टर नेशनलिज्म बढ़ गया, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, रिलीजियस प्रॉब्लम्स बढ़ गई। 1936 से 1939 के बीच में 3 साल तक फिलिस्तीन में अरब विद्रोह चला था। आप देखो, फिलिस्तीन और इजराइल में आज भी लड़ाई चल रही है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। एडवर्ड सईद कहते हैं कि ये सारी गलतियां फ्रांस और ब्रिटेन की थी, जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की थी। और राइटर एडवर्ड सईद ने अपने लाइफ टाइम में देखा होगा ये सब कुछ, इन प्रॉब्लम्स को, तभी उन्होंने इस बुक में लिखा। देखो, इंटरनेशनली बहुत कोशिशें हुई अरबों और यहूदियों यानी ज्यूज़ के बीच में शांति बनी रहे, लेकिन लड़ाइयाँ रुकी नहीं। 1948 में लड़ाई हुई, 1967 में फिर से हुई, 6 दिन तक चली थी। दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट ज़मीन के टुकड़ों को कब्जाना था, अपने कब्जे में लेना था। इजराइल को तो एक देश मानने से इनकार कर रहे थे वो सारे के सारे देश। तो ऐसे में 1978 में दुनिया के सामने ये किताब आती है, ओरिएंटलिज्म। और फिर 1980 में भी इराक और ईरान के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। इस तरह से तब की हुई गलतियां आज भी अपना असर दिखा रही है। इस बुक में साफ दिखाया गया, बताया गया। अब सवाल ये आता है कि एडवर्ड सईद आखिर खुद कौन है? देखो, 1977 में फिलिस्तीन की नेशनल काउंसिल में ये इलेक्ट हुए थे, और इनका गोल था फिलिस्तीनियन पॉलिटिकल न्यूज़ को प्रमोट करना। धीरे धीरे इन्होंने लिखना शुरू कर दिया और उस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। जब इंसान पॉलिटिक्स में होता है तो सब चीज़ें बहुत करीब से देखता है, सारी प्रॉब्लम्स को। लिखते लिखते ये इंटरव्यूज़ भी देने लगे। ऐसे ही इंटरव्यूज़ देते देते ये मिडल ईस्ट के वकील की तरह बिहेव करने लगे, मतलब वकालत करने लगे उसकी। वेस्ट ने भी शुरू में इनके कामों की बहुत तारीफ़ की, सराहा। लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे रहे जो ये बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए, क्योंकि आज अमेरिका भी मिडल ईस्ट के मामलों में कूद गया है। इसके कूदने का रीज़न ये था कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क सिटी पर हमले हो गए।
अमेरिकन मीडिया ने सईद के वर्क्स को एंटी वेस्टर्न बोलकर इन पर हमला करना शुरू कर दिया और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंजेस भी आए। इसलिए आज इनका क्रिटिसिज्म बहुत होता है, वेस्टर्न मीडिया करती है इनका क्रिटिसिज्म। एडवर्ड सईद की इमेज जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गई। ये 11 सितंबर 2001 का हमला हुआ था इसके बाद से। वैसे काफ़ी पहले से चलती आ रही थी, मीडिया तो वैसे भी इनको एंटी वेस्टर्न बोलती थी। इन्होंने अपने 2003-04 के जो एडिशन था इस बुक का, ओरिएंटलिज्म का, इसके अंदर इन्होंने खुद लिखा कि अमेरिका जब से इन्वॉल्व हुआ है और मिडल ईस्ट में काफ़ी चेंज आ गया। मतलब अमेरिका के लोग अब पहले की तरह नहीं सोचते, अब अमेरिकी भी वो और हम ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि प्रेस सईद की सोशल इमेज का मजाक बनाने में लगी हुई थी, उन्हें बदनाम करने में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने इस किताब की 25th एनिवर्सरी 25वीं वर्षगांठ पर यह बात लिखी कि अब अमेरिकी पहले की तरह नहीं सोचते। लोग मुझे एंटी वेस्टर्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब अमेरिकी दुनिया को वो और हम की नज़र से देखते हैं। इस बुक को लिखने से सईद का मकसद नफरत फैलाना नहीं था, बल्कि सईद बताना चाहते थे कि ओरिएंटलिज्म पैदा कैसे हुआ और अब तक बरकरार कैसे है। वो कहते हैं कि लिटरेरी वर्क्स, बिब्लिकल वर्क्स और स्कॉलरली वर्क्स के ज़रिए 18 से 20th सेंचुरी के बीच में इसको फैलाया गया। इसके ज़रिए, इन सब के ज़रिए ओरिएंटलिज्म फैलाया गया, क्योंकि पावर जिसके हाथ में होती है वही बताता है कि ज्ञान क्या है। इन्होंने कहा कि हम और तुम अलग हैं तो हमें मानना पड़ा, शक्ति जिसके पास में है वही ज्ञान बांटेगा। मिशेल फूको की बात है ये, जो इन्होंने रिपीट की। तो इस तरह से ये बुक है, और भी काफ़ी सारी बातें हैं इसमें बताने लायक। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो आपको लग रहा होगा कि ओरिएंटलिज्म की पूरी थ्योरी हम लोग समझ चुके हैं 2 वीडियोस को देखने के बाद में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, और भी काफ़ी वीडियोस इस पर बनेगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।